आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर्स ऑफ गट। सबसे पहले गट को डिफाइन करते हैं। गट क्या है? द गट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर रिलेटेड पार्ट्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारी जो गट है वो एलिमेंट्री कैनाल और मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जैसे कि पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर एक्सेट्रा। इसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं या GIT भी कहते हैं। सामने डायग्राम में आपको गट दिखाई जा रही है, जिसके अंदर हमारा एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, और इसके साथ एसोसिएटेड पार्ट्स होते हैं सच एज लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। डिसऑर्डर्स ऑफ गट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ गट। डिसऑर्डर से क्या मुराद है? डिसऑर्डर से मुराद खराबी होना। When the gut does not work properly, it is called a disorder of the gut. जब भी हमारी गट सही तरह काम नहीं करती, उस कंडीशन को हम डिसऑर्डर ऑफ द गट कहते हैं। इट मीन्स कि गट में किसी न किसी किस्म की ख़राबी आ चुकी है, या फिर वो अपना फंक्शन सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही, या उसमें कोई डिजीज़ हो गई है। द मेन डिसऑर्डर्स ऑफ द गट आर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरिया को। डायरिया इज अ कंडीशन इन विच द सफरर हैज़ फ्रीक्वेंट वाटरी लूज बाउल मूवमेंट्स। डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डायरिया के पेशेंट को बार बार एक वाटरी लूज सा बाउल मूवमेंट्स होती है या मोशंस होते हैं। फ्रीक्वेंटली मीन्स कि बार बार उसको लिक्विड किस्म का फीकल डिस्चार्ज होता है। पेट के दर्द के साथ साथ ये डिस्चार्ज होता है। दिस कंडीशन में बी अकम्पनीड बाय एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लूज बाउल मोशंस के साथ साथ आपको एब्डोमिनल पेन रहता है। एब्डोमिनल पेन्स मीन पेट में दर्द रहता है। नोजिया कंडीशन होती है, आपका दिल ख़राब रहता है, और वॉमिटिंग होती है, आपको कै आती है। इन malnourished individuals, diarrhea can lead to severe dehydration and can become life threatening. ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे लोग जिनके अंदर खुराक की कमी होती है या वो malnourished होते हैं, मेल न्यूट्रिशन होती है, जिन्हें वो सही तरह प्रॉपर ग़िज़ा नहीं खाते, तो उनके अंदर डायरिया बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। इट मीन्स उनकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है, पानी की शदीद उन्हें कमी हो जाती है, और ये पानी की कमी लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स जानलेवा भी हो सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉजेज़ ऑफ डायरिया। कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जो डायरिया कॉज करती हैं? कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है? इट अकर्स व्हेन रिक्वायर्ड वाटर इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड फ्रॉम द कॉलन। डायरिया तब हमें होता है जब सही अमाउंट में वाटर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब ना हो फ्रॉम द कॉलन। कॉलन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, लेकिन जब ब्लड के अंदर कॉलन से यही वाटर एब्जॉर्ब ना हो तो हमें डायरिया हो सकता है। इट मीन्स कि कॉलन भी अपना फंक्शन परफॉर्म सही तरह नहीं कर रहा। जब कॉलन सही तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर नहीं होगी, जिसकी वजह से जो फीसेस होंगे उनमें से ज़्यादा वाटर मौजूद होगा। इसी वजह से लूज बाउल मूवमेंट्स होती हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं।
इट्स मेन कॉज इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट सेफ वाटर। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है साफ़ पानी का ना होना। अगर साफ़ पानी मौजूद नहीं है और हम ऐसा पानी पी रहे हैं जो कि सेफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो हमें डायरिया हो सकता है। इट मे बी कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी एक और वजह यह भी है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में या बड़ी आंत के अंदर वायरस या बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया है। हमारे फूड के साथ या फिर वैसे भी हमारी गट के अंदर वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। अक्सर औकात ये फूड के साथ ही एंटर करता है। जब यही बैक्टीरिया या वायरस लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो ये इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम करना छोड़ देती है या फिर सही तरीके से अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकती, तो हमें डायरिया की कंडीशन दरपेश आती है। केयर और प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। डायरिया से कैसे बचा जा सकता है या इसके केयर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है टेकिंग क्लीन वाटर। साफ सुथरा पानी पीने से हम डायरिया से बच सकते हैं। ये यहाँ पर आपको गदला पानी दिखाया गया है। दिस वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसके बजाय हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए जो कि हर किस्म की इम्प्योरिटी से पाक हो। ईटिंग रेगुलरली। अपना खाना वक्त पर लें और रोज़ाना लें। इससे भी हम डायरिया से बच सकते हैं और खाना भी हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। टेकिंग एसेंशियल सॉल्ट्स। अच्छी अमाउंट में नमकियात का इस्तेमाल भी हमें डायरिया से बचा सकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के सॉल्ट्स हम लेकर डायरिया से बच सकते हैं। जैसे अपनी खुराक में नमकियात का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसी वजह से आप डायरिया से बच सकते हैं। टेकिंग हाइजीनिक मेजर्स। सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए भी हम डायरिया से बच सकते हैं। अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखें। खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। यही सबसे बड़ा वो अमल है। अगर आप हाथ ना धोएं तो आपका खाने के साथ आपके हैंड्स के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं या बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो आपके खाने के साथ ही आपकी गट के अंदर चले जाते हैं या माउथ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डायरिया होता है। तो हाथ धोना एक हाइजीनिक मेजर है जिससे आप डायरिया से बच सकते हैं। ज़्यादातर डायरिया अमूमन छोटे बच्चों में होता है क्योंकि वो हाइजीनिक मेजर्स नहीं लेते, वो अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, इसी वजह से उनको डायरिया की कंडीशन हो जाती है। डायरिया का इलाज कैसे मुमकिन है? कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू रिप्लेस द लॉस। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो पानी हमारे बवल मूवमेंट्स में लॉस हो रहा है उसकी कमी को पूरा किया जाए। ज़्यादा पानी पीना चाहिए। टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, जिसे हम ORS भी कहते हैं, दैट इंक्लूड्स एसेंशियल सॉल्ट्स एंड सम अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ORS का इस्तेमाल सही अमाउंट में करना चाहिए जिसके अंदर जो ज़रूरी नमकियात होती हैं और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि आयरन और विटामिन C, विटामिन D। ये हमें जो हमारे बॉडी में से नमकियात का लॉस हो जाता है उनकी कमी को पूरा करते हैं। ORS अमूमन पानी के अंदर मिक्स करके पिया जाता है ताकि हमारे जो बॉडी के अंदर सॉल्ट्स लूज़ हो गए हैं उनकी कमी को पूरा किया जाए, उनकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। ये डायग्राम या पिक्चर जो है हमारे सामने, ये ORS की है। ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस।
अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जब भी आपको डायरिया हो। एंटीबायोटिक्स में बी यूज्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर इफ़ डायरिया इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स का सही तरह इस्तेमाल अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको डायरिया से बचा सकता है। एंटीबायोटिक्स उस कंडीशन में ली जाती हैं जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आपको ये कंफर्म हो कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से डायरिया कॉज हुआ है। इस सूरत में आप एंटीबायोटिक्स लें। एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं या ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि बॉडी के अंदर लिविंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को किल करने में मददगार होती हैं। जैसे कि लिविंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से मुराद बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई एक्सेट्रा, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है गट का, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंसेस हार्ड फीसेस दैट आर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब इंसान हार्ड फीसेस एक्सपीरियंस करता है। इट मीन्स जब भी उसे फीकल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वो एलिमिनेट करने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा उसे मुश्किल दरपेश आती है। कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो सबसे बड़ा कॉज है कॉन्स्टिपेशन का वो है एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द कॉलन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है कॉलन, वहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्ब हो जाना इनटू द ब्लड। इट मीन्स कि जो फीसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें बहुत कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो फीसेस बहुत हार्ड हो गए हैं और उनको एलिमिनेट करना या एक्सक्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनसफिशेंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर। एक और वजह कॉन्स्टिपेशन की ये है कि वो पर्सन अपनी डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहा। डाइटरी फाइबर एक ऐसे फूड के टाइप्स होती हैं जिसमें आपके जो इंटेस्टाइन या हमारे जो गट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी वॉल्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाती हैं ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो सही तरह परफॉर्म कर सकें। डाइटरी फाइबर्स मोस्टली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनकी वॉल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और लुब्रिकेट करके रखती हैं। डिहाइड्रेशन। एक और वजह जो है कॉन्स्टिपेशन की वो है डिहाइड्रेशन, पानी का लॉस हो जाना बॉडी में से। लेस यूज़ ऑफ वाटर, या पानी का इस्तेमाल बहुत कम होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है। इरेगुलरिटी इन टेकिंग मील, अपना खाना वक्त पर ना खाना, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। लेस एक्सरसाइज का ना होना या कम होना। ओवर सीटिंग, बहुत ज़्यादा देर के लिए बैठे रहना भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। यूज़ ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जांपल दोज कंटेनिंग आयरन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल जिनमें बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम या एल्यूमिनियम मौजूद हो वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। ट्यूमर्स इन द रेक्टम और एनस। डायग्राम में आपको रेक्टम या एनस के अंदर ट्यूमर शो किया जा रहा है पिंक कलर से। ये ट्यूमर्स जब रेक्टम या एनस में होते हैं तो फीकस का डेफिकेट करना या एक्सक्रीट करना निहायत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। ट्यूमर्स एक स्मॉल सेल की बॉडीज़ होती हैं या सेल्स होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक दाना नुमा शक्ल ये बना देते हैं। Care of constipation. Constipation is usually easier to prevent than to treat. Constipation की केयर हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम एहतियात करेंगे तो constipation जल्दी ट्रीट की जा सकती है। One should take the required quantity of water and dietary fibers to save himself or herself from constipation. किसी भी इंसान को अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर और डाइटरी फाइबर्स
वो ले रहा है तो वो अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से बचा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेकर पीकर और डाइटरी फाइबर्स को अपनी खुराक में शामिल करके। डाइटरी फाइबर्स अपनी खुराक में कैसे शामिल होंगी? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फल खाएगा। टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज लेना रेगुलरली। टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। मेकिंग रेगुलरिटी इन टेकिंग मील, और अपने खाने को वक्त पर खाने से भी कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। अर्ली स्लीप एंड अर्ली राइजिंग, वक्त पे सोना और वक्त पे जागना भी हमें कॉन्स्टिपेशन से बचा सकता है। क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज़ चेंज इन डाइटरी एंड एक्सरसाइज हैबिट्स। अपनी डाइट और एक्सरसाइज की जो आदत हैं या हैबिट्स हैं उनको चेंज करके भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जा सकता है या इलाज उसका मुमकिन है। अपनी ग़िज़ा को ठीक करके भी और एक्सरसाइज करके भी हम कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं। टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। यूज़ मेडिसिन्स कॉल्ड लैक्सेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल पैराफिन, बट नेवर टेक मेडिसिन्स विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। ऐसी मेडिसिन्स लें जिन्हें हम लैक्सेटिव्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैराफिन, पैराफिन एक ऑयली सी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके उनको लुब्रिकेट करता है और वहाँ पर उनको ऐसा एक प्रोवाइड कर देता है मीडियम जिससे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो फीसेस को सही तरह एक तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। पैराफिन्स हमारे बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन का काम करते हैं। पैराफिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाता है। ये इंटेस्टाइन्स को लुब्रिकेट कर देते हैं या उनको स्मूथ बना देते हैं ताकि वो अपना काम सही तरह परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट डिजीज़ है अल्सर। अल्सर और पेप्टिक अल्सर इज़ अ सोर इन द इनर वॉल ऑफ द गट इन इसोफेगस, ड्यूडेनम और स्टमक। अल्सर हमारी गट की अंदरूनी वॉल्स के अंदर सोर बन जाना या ज़ख़म का बन जाना। वो ज़ख़म इसोफेगस में भी हो सकते हैं, ड्यूडेनम में भी हो सकते हैं और स्टमक में भी हो सकते हैं। इन अल्सर द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक्स डाउन द टिश्यू ऑफ द इनर वॉल। अल्सर के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है फ्रॉम द स्टमक वो आहिस्ता आहिस्ता इनर वॉल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि उसके अंदर HCl मौजूद होता है वो उसे एसिडिक बनाता है और यही एसिड इनर वॉल्स के ऊपर जाके एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक, ड्यूडेनम या इसोफेगस की, उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है या उनकी डाइजेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक सोर, एक छाला या एक ज़ख़म सा बन जाता है। दैट इज़ वेरी मच पेनफुल। अल्सर ऑफ स्टमक इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। अगर स्टमक के अंदर अल्सर मौजूद हैं, मैदे के अंदर अल्सर मौजूद हैं, तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। कॉजेज़ ऑफ अल्सर, वजूहात क्या होती हैं अल्सर की? एक्सेस एसिड। अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो रहा है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से हमें अल्सर होता है। इन्फेक्शन, किसी किस्म का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी अल्सर कॉज करता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। बहुत सारी देर के लिए या बहुत सारे अरसे के लिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना जो कि दर्द को रिलीज़ करने के लिए हों या इन्फेक्शन को कम करने के लिए हों। जैसे कि एस्पिरिन है वो दर्द में ली जाती है या फिर कभी भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी यूज़ की जाती है। ऐसी इन मेडिसिन्स का देर तक इस्तेमाल या लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल भी अल्सर कॉज करता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग भी अल्सर कॉज करती है। ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कोलास, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पहले से ही एसिड मौजूद होता है, ये जाकर हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली स्टमक के अंदर मज़ीद एसिड्स को रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अल्सर कॉज होते हैं। ईटिंग स्पाइसी एंड फास्ट फूड्स,
स्पाइसी और फास्ट फूड खाने की वजह से भी हमें अल्सर हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर इंक्लूड, कैसे हमें पता चलता है कि हमें अल्सर हो चुका है। नंबर 1 इज़ एब्डोमिनल बर्निंग आफ्टर मील्स और एट मिडनाइट। खाना खाने के बाद या फिर मिडनाइट में, आधी रात में, हमारी जो गट है उसके अंदर जलन महसूस होना। मैदे के अंदर, हमारी खाने की नालियों के अंदर जब जलन महसूस होने लग जाती है, इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये अल्सर हो रहा है। स्फीयर अल्सर्स में कॉज एब्डोमिनल पेन। शदीद किस्म के अल्सर्स जो होते हैं वो एब्डोमिनल पेन भी कॉज करते हैं या पेट में शदीद दर्द कॉज करते हैं। रश ऑफ स्लाइवा आफ्टर एन एपिसोड ऑफ रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे स्टमक से हमारे स्टमक के अंदर जो काइम प्रेजेंट होता है, काइम जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस और हमारा फूड मिक्सअप हुआ होता है, उसका हमारे गले में आ जाना। इट मीन्स कि एक खट्टा सा लिक्विड सब्सटेंस हमारे गले में जब वापस आता है, स्टमक से निकलकर दोबारा थ्रोट में आता है, इस प्रोसेस को हम रीगर्गिटेशन कहते हैं। रीगर्गिटेशन होती है तब जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। रीगर्गिटेशन के साथ साथ ही मुंह में बहुत ज़्यादा स्लाइवा आ जाना या एक खट्टा सा काइम की वजह से स्लाइवा का मुंह में भर जाना, ये भी एक सिम्टम है अल्सर का। नोज़िया, जब हमारा दिल ख़राब रहता है या हमें वॉमिटिंग की कंडीशन फील हो रही होती है, इस वजह से भी, क्योंकि वो स्टमक के अंदर कोई ना कोई सोर मौजूद है, इस वजह से नोज़िया की कंडीशन रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक सिम्टम है अल्सर का। लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, भूख का ख़त्म हो जाना। एपिटाइट मीन्स भूख महसूस होना। जब हमें भूख महसूस नहीं होती और हमारा वेट भी लूज़ होने लग जाता है, हमारा वज़न कम होने लग जाता है, ये भी एक साइन होता है अल्सर के होने का। ट्रीटमेंट कैसे की जाती है अल्सर की? अल्सर को ट्रीट किया जा सकता है विद मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिड इफ़ेक्ट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल जो कि एसिडिक इफ़ेक्ट को कम कर सकती हैं या न्यूट्रलाइज कर देती हैं या कैंसिल आउट कर देती हैं, ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल अल्सर को ठीक कर सकता है। इन मेडिसिन को स्पेशली एंट एसिड कहा जाता है। एंट एसिड मीन एंटी एसिड्स, कि एसिड्स के इफ़ेक्ट को गैस्ट्रिक जूस में से ख़त्म करने वाले। स्मोकिंग को अवॉइड करके भी हम अल्सर से बच सकते हैं, और स्पाइसी फूड को अवॉइड करके या ना खाकर हम अल्सर से बच सकते हैं। एसिडिक फूड्स सच एज पेस्ट्रीज, रेड मीट, आर्टिफिशियल स्वीटनर, बीफ, मिल्क, क्रैकर्स एक्सेट्रा, ये जो डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं, इन तमाम के अंदर एसिड मौजूद होते हैं। इनके कम इस्तेमाल से भी हम अल्सर से बच सकते हैं। So this was all for today's lecture. आपका शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरी तवज्जो से सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक नया तजर्बा है। ये YouTube चैनल तालीम मंजिल है, जिसका मकसद तालीम और ताल्लुम का काम करना है। इस्लाम और इस्लामियात, कुरान और हदीस, साइंस और टेक्नोलॉजी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, इकनॉमिक्स और जोग्राफिया, तारीख़ और शहरियत, तमाम मौज़ूआत पर इस चैनल पर बात होती है। हमारी कोशिश है कि हम 9th और 10th के तमाम सिलेबस को इस YouTube चैनल पर वीडियो की शक्ल में डाल दें, ताकि तलबा और तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन इससे फ़ायदा उठा सकें। ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी तालीम और तरबियत के लिए है, इस मादरे वतन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, माशरे की फलाह बहबूद के लिए है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि
हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।